हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां यूपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन की सारी क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सीरीज़ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में आज एपिसोड नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले 2 एपिसोड्स में मैंने स्ट्रैटेजी बताया था कि कैसे हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस को कंडक्ट करेंगे, पूरा करेंगे। जो एपिसोड 3 था, वहाँ से हमने चैप्टर 1 का जो पहला सब टॉपिक था, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर चर्चा किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ में हम क्लासेस को टॉपिक और सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे, जैसा कि सिलेबस में यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है। तो जो टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अंदर फिर 2 सब टॉपिक्स हैं। एक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, और दूसरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये दोनों ही सब टॉपिक काफ़ी ड्यूरेशन वाले हैं, एक वीडियो में इनको कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो इसका जो सब टॉपिक नंबर बी जो था, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैं एक बार फिर से बता दूं सिलेबस, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाए। जो टॉपिक है चैप्टर 1 जो है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसके अंदर हमें फिर से 2 बातें पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, और दूसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो एपिसोड नंबर 3 में, इसके पहले की जो वीडियो है, वहाँ पे मैंने इन डिटेल्स समझाया था कि भारतीय संविधान के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या फिर जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ के देखने की ज़रूरत क्यों है। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विकास, अब इसे मैं दूंगा नाम सब टॉपिक बी, इसको मैं नाम दूंगा सब टॉपिक सी। तो आज हम बेसिकली सब टॉपिक बी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम भारतीय संविधान के विकास को देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो भारतीय संविधान के विकास को प्रभावित करने वाली, भारतीय संविधान के विकास को प्रभावित करने वाली घटना और घटनाएं, करने वाली घटनाएं और प्रक्रियाएं जो हैं, घटनाएं और प्रक्रियाएं, ये जुड़ जाती हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। जैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान या भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हमने क्या देखा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास की दिशा में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, महत्वपूर्ण विधायन पास किए। तो जो महत्वपूर्ण विधायन थे, ब्रिटिश रूल के दौरान जो अधिनियम विकसित हुए, ब्रिटिश रूल के दौरान, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम बने, उन अधिनियमों ने भी भारत में संविधान के विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो ये एक इसका डायमेंशन हो गया। इसके अलावा अगर हम अधिनियमों से हटके देखें तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम चरण में, जिसे हम 1885 से 1905 का चरण कहते हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण भी कहा जाता है। तो इस उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण मांगें थी, डिमांड्स थी, उन डिमांड्स ने भी भारतीय संविधान की संवैधानिक चेतना को आकार देने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियसनेस है, इसको विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान इन मांगों का भी रहा है, इन घटनाओं का भी रहा है। दूसरी बात, इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब उग्रवादी चरण शुरू हुआ, और जब मैं उग्रवादी चरण की बात करता हूं तो उग्रवादी नहीं करके हम अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट चरण कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जो कि 1905-6 से लेकर 1919-20 इसका पहला फेज है। इसका दूसरा फेज भी है जो हम 1929-30 वाले फेज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास की स्थिति देखी गई। क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास की स्थिति खास तौर से 1909 के बाद। तो इन क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास के दौरान फिर से ब्रिटिश सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे राउलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका परिणति क्या रहा, जालियांवाला मैसेकर। तो राउलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून जब भारत में लाया गया तो इसने भारतीयों की सोच को कैसे प्रभावित किया, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, तो हमें इसे भी समझना है। इसके अलावा भारत में जो जन आंदोलन हुए, जैसे गांधीवादी आंदोलन जिनको आप कहते हो, जैसे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, सीडीएम सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्यूआईएम भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन जन आंदोलनों ने भी संवैधानिक चेतना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारतीय संविधान को हम तब तक बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इन घटनाओं को ना समझे। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि 1939 से 1945 का जो दौर है, इस बीच में ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका सीधा का सीधा प्रभाव भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण पे पड़ा। जैसे आप अगस्त ऑफर की बात करते हो, लिनलिथगो ऑफर, क्रिप्स मिशन की बात करते हो, फिर आप वेवेल प्लान की बात करते हो, फिर आप कैबिनेट मिशन की बात करते हो। तो इन सब घटनाओं का भी प्रभाव रहा भारतीय संविधान के विकास पर। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई प्रकार की विचारधाराएं थी जो मिलकर औपनिवेशिक सत्ता के साथ संघर्ष कर रही थी। वामपंथी विचारधारा थी, उसमें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, क्रांतिकारी विचारधाराएं थी, तमाम राइटिस्ट आइडियोलॉजीज भी थी। इसके अलावा अंबेडकर जैसे स्कॉलर भी थे, गांधीवादी विचारधाराएं थी। तो तमाम जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, इन विचारधाराओं ने भी एक संवैधानिक चेतना, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया और इसने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप देख सकते हैं कि कितना बृहद टॉपिक है। यानी अगर इनमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करूं तो फिर समय काफी लगेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि एक एक डायमेंशंस को चूज कर लिया। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो अधिनियम बने, ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम बने, उन अधिनियमों का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज की क्लास में हम इस संपूर्ण आइडिया के केवल एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज की क्लास सब टॉपिक बी है और इसके बाद की भी 2-3 वीडियोस जो होंगी वो सब टॉपिक बी ही होंगी, बस यह टाइटल बदल जाएगा। तो सब टॉपिक था कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस विकास पे किन एलिमेंट्स का प्रभाव है, किन तत्वों का प्रभाव है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुए अधिनियम और उनका भारतीय संविधान पर कैसे प्रभाव पड़ा, भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, आज की क्लास में हम यही देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इस विषय को समझ पाए होंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी विषय को, किसी भी मॉड्यूल को पढ़ते हैं तो आमतौर पे जो एक ढर्रा चला आ रहा है, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम कोई नया ट्रेंड सेट नहीं करते हैं। और लोग कहते हैं कि इसमें जोखिम भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है। लेकिन मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो फिर
उस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम उस मॉड्यूल के साथ, उस विषय के साथ, उस विषय को पढ़ने के दौरान जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, वो घटनाएं जो पढ़ी, क्या उनके साथ हमारा जुड़ाव हो पाता है? यहाँ जुड़ाव होने का मतलब ये है कि अगर आपसे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, अगर कोई ये पूछता है तो आप क्या इसका उत्तर बहुत ही सहजता से दे सकते हो? कोई आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान के विकास पर किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन से वो कौन से प्रेरक तत्व थे जिसने भारतीय संविधान का दिशा निर्देशन किया, तो हमें सारे प्रश्न अलग अलग नजर आते हैं। तो जब तक हम इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करेंगे तो हमें हर दूसरा प्रश्न नया प्रश्न नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हम संकल्पनाओं पर आधारित कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टडी की ओर जाते हैं तो हमें हर प्रश्न में, जो भी प्रश्न हमारे सामने आएगा, उस प्रश्न का जो अंडरलाइंग थीम होगा, वो किस मुख्य मुद्दे पे बात करना चाहता है, इस बात को हम समझ पाएंगे। घटनाओं से लिंक करके हम उसके बेहतर आंसर को फ्रेम कर पाएंगे और हमारे लिए वर्ड लिमिट, शब्द सीमा कभी भी चुनौती नहीं बनेगी। इसीलिए पढ़ाई के दौरान, खासतौर से जब हम यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए संकल्पनाओं पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना। दूसरा स्टेप होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए जितने रेलेवेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस हैं उनको समझना, फिर उनको बार बार मेमोराइज करना। ऐसे हम विषय पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे हिंदी माध्यम के छात्रों को जीएस मॉड्यूल पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं। पढ़ाने का जो तरीका है, यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं और उनको लोकप्रिय बनाने के क्रम में मैंने देखा कि 90% केसेस में यूपीएससी की जो डिमांड होती है, यूपीएससी परीक्षा की जो मांग होती है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, लाइक्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो फिर वो पॉपुलर एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में बेड़ा गर्क हुआ है बहुत सारे विषयों का। तो उम्मीद है कि हम इस नए ट्रेंड को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि पॉलिटी की ये जो क्लासेस हैं, पहले मैं संकल्पनाएं समझाऊंगा पूरी इंडियन पॉलिटी की, यानी जितने चैप्टर्स सिलेबस में दिए हैं, जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कशन में बताया था, हर चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर जो सेकेंड फेज होगा उसमें हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और पीपीटी पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करते हुए मैं आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करवाऊंगा। संकल्पनाओं के डिस्कशन के बाद मेंस के सारे पीवाईक्यू डिस्कस कराऊंगा और प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस के डिस्कशन के बाद प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा और जिन छात्रों का भी ऑप्शनल वैकल्पिक विषय इतिहास है, तो ठीक इसी मॉडल पे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है और वहाँ वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। मॉडल बिल्कुल सेम है, इंटीग्रेटेड फाउंडेशन क्लासेस फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, पहले वो वीडियोस और फिर उसके बाद उनकी पीवाईक्यू सीरीज। तो वो यूट्यूब चैनल है कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, यहाँ आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी और पहली प्लेलिस्ट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हमने शुरुआत की है। पहली प्लेलिस्ट में आपको फाउंडेशनल कोर्सेज मिलेंगी, सारी फाउंडेशन क्लासेस टॉपिक और सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मैंने बताया है। और जो दूसरी प्लेलिस्ट है, इस दूसरी प्लेलिस्ट में आपको जैसे चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने फिनिश किया, उसके बाद यूपीएससी में अब तक इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिटेल्ड डिस्कशन बोर्ड वर्क पर आंसर को लिख के, आंसर कैसे लिखते हैं इस तरह से मैंने किया है। ठीक इसी फॉर्मेट पे हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस को भी कंडक्ट करेंगे। मेरा एक यूट्यूब चैनल और है @IAS Insights by सौरभ, तो इसमें मैंने अपनी लाइव ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टोटल 56 लेक्चर्स आपको मिलेंगी, जहाँ पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे इस ड्यूरेशन की क्लासेस हैं। सारी की सारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस आपको डिटेल में मिलेंगी। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की भी सारी क्लासेस अपलोड कर दी है। 25 लेक्चर्स है।
यहाँ भी वीडियो की ड्यूरेशन 2 आवर, 2.5 आवर, 1.5 आवर ऐसे है। तो ये इंटीग्रेटेड क्लासेस है, टॉपिक सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी क्लासेस हैं। तो आप इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये यहाँ सर्च करेंगे आप, अलग अलग चैनल्स हैं। ये चैनल आप देख रहे हैं @UPSC GS हिंदी, जहाँ GS हिंदी फाउंडेशन क्लासेस हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम में GS के दूसरे मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, और ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए डेडिकेटेड हिस्ट्री ऑप्शनल का चैनल है। तो आप सर्च करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। चलिए अब हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो मैंने आपको ये बात स्पष्ट समझा दी कि भारतीय संविधान का विकास यही टॉपिक है, और आज हम ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम बने उन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया, यही हमें समझना है। यानी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान बने हुए लेजिस्लेशंस को हम कहेंगे विधायन, और उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया, यही बात हमें समझनी है आज की क्लास में। चूंकि संकल्पनाओं पर आधारित क्लासेस हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मॉड्यूल पढ़ी है, तो मैं केवल कॉन्सेप्ट्स उठाऊंगा। कुछ टॉपिक्स हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको वो सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे। तो देखो, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको ये बात बताया था कि भारतीय संविधान की रचना कोई अकस्मात, एक्सीडेंटल या अचानक होने वाली घटना नहीं है। इसकी रचना के लिए जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही थी लंबे समय से, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान से। राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था, उस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो राजनेता थे, उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस थे, राजनीतिक अनुभव थे। उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए, जो संघर्ष किए, उनको जो फेलियर्स मिली, उनको जो असफलताएं मिली, उन असफलताओं से, फेलियर्स से उन्होंने जो लेसन सीखे, कहीं ना कहीं उन्हीं सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। इसलिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंसेस इंसाइट्स प्रदान करती हैं, और फिर उस इंसाइट्स की हेल्प से हम एक रोड मैप तैयार करते हैं, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। यानी कि जो एक्सपीरियंसेस थी, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट्स, संवैधानिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर दी, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, रोड मैप या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी, एक एक घटनाओं का एग्जाम्पल देके। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित विधायन की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आप एक बात जानते होंगे कि ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है, लेकिन बार बार रिलेट होता है कि 1757 पलासी, फिर 1764 बक्सर, माना जाता है कि 1757 से भारत में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई। बट 1858 से लेकर 1947 का जो दौर था, यहाँ पे क्या था, DBR, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था। 1858 की घटना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो, 1858 के ठीक पहले एक फेमस रिवोल्ट हुआ, एक फेमस विद्रोह हुआ था हिंदुस्तान में, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये विद्रोह बड़ा ही मैसिव रिवोल्ट था। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, है ना, पहला संघर्ष बोला, पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोला, इस तरह की संज्ञा दी। हालांकि अंग्रेज इसको डिमीन करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इसे केवल सिपाही म्यूटिनी कहा। हालांकि ये केवल सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये उससे थोड़ा ज़्यादा था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष इससे कुछ कम था। इन दोनों के बीच की एक स्थिति है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ये बात समझ गई थी कि अब अगर हमें भारत में बने रहना, आपको पता है कि यहाँ EIC रूल कर रही थी, और हिंदुस्तान में जो इंडियन मासेस थे, भारतीय जनमानस था,
उसका पूरा का पूरा क्रोध या असंतोष किस पे था? रूलर पे था। और रूलर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि हम जानते हैं कि कंपनी और मेट्रोपॉल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों में एक रिलेशन तो था ही, दोनों में एक संबंध था, लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी ये समझ रहा था कि हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियों का कारण कंपनी है, वही कंपनी जो भारत में शासन कर रही है। जो प्रबुद्ध लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि ये कंपनी नहीं है, कंपनी तो बस एक मास्क है, पीछे से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को समझ रही थी, इसीलिए लंबे समय से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तैयारी कर रही थी कि धीरे धीरे कंपनी के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को अपने हाथ में कैसे केंद्रित कर लिया जाए। तो ये सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत, केंद्रीकरण की दिशा में ब्रिटिश शासन ने काम करना शुरू कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट लाकर। यानी जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो तो रेगुलेटिंग अधिनियम जो था वो केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। यानी कंपनी, एक समय आएगा कि 1858 में क्या होगा, कंपनी रूल विल बी रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल। कंपनी का शासन खत्म और अब भारत पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाएगा। तो ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये कंपनी के हाथ से पावर ब्रिटिश सरकार के पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार इसके लिए पहले से तैयारियां कर रही थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या एक्ट ऑफ अमेंडमेंट हो या पिट्स इंडिया एक्ट हो, ये सब इसी दिशा में किए गए काम थे। लेकिन 1857 के विद्रोह ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को चिंतित किया। उन्हें लगा कि शायद ये उपनिवेश हमारे हाथ से निकल सकता है। यानी कि भारत में लोगों के असंतोष को कम करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। बहुत स्मार्टली उन्होंने ये अनाउंस किया कि कंपनी का शासन खत्म और भारत में क्राउन का शासन आरंभ हुआ। तो 1858 जो वर्ष है, यह मैं फिर से इंडिकेट कर रहा हूं कि ये वर्ष जो है 1858, ये खास क्यों है? ये खास है क्वींस प्रोक्लेमेशन की वजह से। 1858 क्यों खास है? तो आप सभी जानते हो, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, क्वींस प्रोक्लेमेशन, 1 नवंबर 1858, ये डेट भी आपको याद होगा, क्वींस प्रोक्लेमेशन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, देखो अगर आप ब्रिटिश चश्मे से देखोगे तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत में भारतीय लोगों का जो असंतोष है ब्रिटेन के खिलाफ, उस असंतोष को क्या किया जाए, कम किया जाए। लेकिन महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में ही आधुनिक संवैधानिक सोच की दिशा में पहला कह सकते हो कि ये यहाँ पे जो घोषणा थी, इसी घोषणा में कहीं ना कहीं नींव के पत्थर थे। किस चीज के नींव के पत्थर थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस, संवैधानिक चेतना के नींव के पत्थर इसी क्वींस प्रोक्लेमेशन में थे, महारानी के घोषणा पत्र में थे। वो कैसे थे मैं आपको बता रहा हूं। भारतीयों के असंतोष को कम करना है तो महारानी की घोषणा पत्र में क्या कहा गया? घोषणा पत्र में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ईआईसी का रूल है, ईआईसी भारत में कैसे शासन कर रही है, ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि भारत में ईआईसी का जो शासन है ये क्या है, आर्बिट्ररी है। यानी शासन कैसे हो रहा है, मनमाने ढंग से हो रहा है। शासन शोषणकारी भी है, शोषणकारी भी है। इस बात को भी ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित नहीं है। कंपनी की जो शासन प्रणाली है इसमें दोष है और यही कारण है भारतीयों के दुख का या उनकी समस्याओं का। तो भारतीयों को इनकी दुख और समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कंपनी को रिप्लेस कौन करेगा? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ये बात कही और ये कहा कि भारत में शासन मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। भारत में शासन कैसे चलेगा? कानून और नियमों से चलेगा। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि भारत में शासन मनमाने ढंग से नहीं चलेगा।
भारत में शासन कैसे चलेगा? मनमाने ढंग से नहीं चलेगा, मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा? नियम कानूनों से चलेगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है। संविधान क्या है? नियम कानून ही तो है एक तरह से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नियम कानून से चलेगा, यानी कि जो स्टेट है या जो रूलिंग अथॉरिटी है वो, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए। उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अगर उसकी शक्तियां लिमिटेड होंगी, सीमित होंगी, गाइडेड होंगी, निर्देशित होंगी, नियम कानून और प्रक्रियाओं के अधीन होंगी, रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीडियर्स के अधीन होंगी, तो ऐसी सरकार ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये घोषणा किस दिशा में कदम था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, इस दिशा में। यानी कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, सीमित शक्तियां होनी चाहिए। सरकार को मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए, नियम कानूनों से काम करना चाहिए। तो देखो, हमें संविधान तो नहीं मिला 1858 में, लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो पावर या अथॉरिटी है इसको अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, शक्ति को या सत्ता को असीमित नहीं होना चाहिए, और जो रूल ऑफ लॉ होता है, कानून होता है, विधि होती है, वो सर्वोच्च होता है। यानी कि नियम कानून, जो रूल ऑफ लॉ है, यही सर्वोच्च होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ ही सर्वोच्च होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी दिशा में की गई घोषणा थी कि पावर या अथॉरिटी, जो सत्ता है, ये अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए। तो देखो, क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में ये बातें बीज रूप में थी कि नहीं? बिल्कुल थी। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा पत्र में एक मोरल कमिटमेंट, नैतिक प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। वो मोरल कमिटमेंट, नैतिक प्रतिबद्धता क्या है? तो उसमें साफ साफ कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, तो उसमें यह कहा गया कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार जो अलग अलग धर्म है, जाति है, समुदाय है, सबको एक समान ट्रीट करेगी। उनमें किसी के साथ कोई पार्शियलिटी, कोई विशेष, कोई भेदभाव या फेवरेटिज्म नहीं किया जाएगा। यानी कि समानता की बात स्वीकार की गई क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में। तो अगर क्वींस प्रोक्लेमेशन में ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश क्राउन, अगर क्वींस प्रोक्लेमेशन में ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश क्राउन सभी धर्म, सभी जाति या सभी समुदाय के साथ एक समान व्यवहार करेगी, उनमें से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी, यानी एक तरह से बात किस चीज की हो रही है? समानता की हो रही है। तो बताओ, कहीं ना कहीं जब हमारा संविधान बना और वहां पे हमने आर्टिकल 14 की जो बात की, अनुच्छेद 14 की जो बात की, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, तो इसका बीज यहां था कि नहीं? हाँ, कानून के समक्ष समानता की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका बीज यहां निहित था। यह बात आपको समझनी है। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में एक और अनाउंसमेंट किया था। क्या कहा था? कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक मामले या लोगों की जो आस्था है उस पे चोट या हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहां तक कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का जो सिद्धांत था, उसमें कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस की अनदेखी की गई थी। जो पारंपरिक नियम कानून हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनकी अनदेखी की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम आपके कस्टमरी लॉज, आपके जो भी मतलब ट्रेडिशनल लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं, पारंपरिक रीति रिवाज हैं, आपकी जो धर्म है, आपकी जो आस्था है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जब हम राज्य के सेकुलर आउटलुक की बात कहते हैं,
राज्य के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उस राज्य के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की नींव यहाँ पड़ी जब राज्य ये कह रहा है, ब्रिटिश क्राउन ये कह रहा है कि आपके कस्टमरी लॉज, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स, आपके धर्म या आस्था से जुड़ी हुई चीजें, यहां ब्रिटिश क्राउन हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किस चीज की बात हो रही है, तो ये सेकुलर आउटलुक की ही बात हो रही है। हालांकि कॉलोनियल रूल में, औपनिवेशिक शासन में इस तरह के विचारों की व्यावहारिक अनुप्रयोग की अपनी सीमाएं हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन of such ideals had serious limitations during the colonial rule। औपनिवेशिक शासन के दौरान इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह के व्यवहार हैं, इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो, इस बात की सीरियस लिमिटेशंस भी होंगी। लेकिन फिलहाल हम उन ट्रेसेस को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, इसलिए हम इन आइडियाज को समझ रहे हैं। दूसरी चीज, एक और खास बात है, विक्टोरिया की घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि जैसे लंबे समय से एक मांग जो हम उठाते आ रहे थे वो ये था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी नहीं है। यह ब्रिटिश शासन क्या कर रही है, प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव कर रही है। इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। मिलिट्री सर्विसेज में भारतीयों को सूबेदार रैंक से ऊपर की रैंक्स नहीं दी जा रही है। जितनी भी क्रीम पोस्ट्स हैं वो सब कुछ अंग्रेज लोगों को, यूरोपियन लोगों को ही दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो मेरिटोक्रेसी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि अब भारत में जो प्रशासन है, भारत में यह भी कहा गया कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, इंडियन पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। तो जब आप प्रशासन में इंडियन पार्टिसिपेशन को एंश्योर करने की बात कर रहे हो, भारतीय भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजातीयता के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था वो और नहीं होगा। आप कहना चाह रहे हो कि भारत में जो भी नियुक्तियां होंगी उनमें मेरिट प्रिंसिपल या मेरिटोक्रेसी को आधार बनाया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। इस तरह की घोषणा कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस या रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा ही अच्छा कदम है। हालांकि इस बात की भी सीरियस लिमिटेशंस हैं। ये बात सिर्फ कागजों में होगी, घोषणाओं में होगी, व्यवहारिक अनुप्रयोग इनका नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारतीयों की चेतना या समझ तो विकसित होगी कि आपने अनाउंस, जैसे मैं ये अनाउंस कर दिया कि मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे और 1-2 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दूं, तो मेरे बारे में आपकी धारणा क्या बनेगी? अच्छी धारणा नहीं बनेगी। तो अगर हम किसी चीज़ को अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, कमिटेड हैं, अगर हमने कोई चीज़ बोला तो उसको पूरा करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर हम उसे नैतिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे बारे में आपका ओपिनियन अच्छा नहीं बनेगा। जब ओपिनियन अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे बारे में असंतोष फैलेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ये जो अनाउंसमेंट कर रही है और इन प्रिंसिपल्स को अगर वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं करेंगे तो भारतीय शासन के प्रति लोगों के मन में क्या होगा? असंतोष पनपेगा। क्योंकि इन घोषणाओं ने भारतीयों में राइट्स कॉन्शियसनेस या अधिकार बोध की भावना को पैदा कर दिया। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन में जो भी घोषणाएं हुई, इसने क्या किया? भारतीयों के अंदर राइट्स कॉन्शियसनेस या अधिकार बोध की भावना पैदा कर दी। अब बताओ, राइट्स कॉन्शियसनेस या अधिकार बोध की भावना को पैदा कर देना, ये भी तो एक तरह की जागरूकता ही है। और इस जागरूकता की वजह से जो भारतीय जनमानस है, इंडियन मासेस हैं, इनकी ब्रिटिश शासन से अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी और उनको ये लगने लगेगा कि ब्रिटिश क्राउन का शासन अगर भारत में है तो हम भी ठीक वैसे ही संरक्षित हैं, हम भी ठीक वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे भारत में एक ब्रिटिश नागरिक को सुरक्षा और सम्मान मिलता है, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, मान लो ऐसी कंडीशन में ये घोषणाएं 1858 में हो रही है और 1883 में जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होगी, इल्बर्ट बिल पर विवाद होगा,
अच्छा, उस बिल में एक छोटी सी बात है कि इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस, भारतीय जज और यूरोपियन जज दोनों की शक्तियां बराबर कर दी गई। तो ये तो अच्छी बात है। इक्वलिटी को इंश्योर करने की दिशा में कदम है, समानता को इंश्योर करने की दिशा में कदम है। लेकिन इस बात को अंग्रेज डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो विरोध करेंगे, कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। इंडियन जज अगर केस में एक पार्टी यूरोपियन है तो उसकी सुनवाई कैसे कर सकता है। तो फिर भारतीयों को लगेगा ना, ये तो सिर्फ क्या था, घोषणाएं थी, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आगे है नहीं। तो देखो, जब इस तरह से जागरूकता आएगी, जागरूकता से आपकी अपेक्षा बढ़ेगी, और जब अथॉरिटी, सत्ता या सरकार उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी तो जनता क्या करेगी, मांग करेगी, आंदोलन करेगी या उस सरकार को बदलने के लिए प्रयास करेगी। और फिर जो नया रोड मैप तैयार होगा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, उसमें जनता की मांग तो यही होगी कि इन्हीं सारी चीजों को वहां क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो देखो 1858 का जो अधिनियम है, जो कि क्वींस प्रोक्लेमेशन पर आधारित है, 1 नवंबर 1858 के क्वींस प्रोक्लेमेशन पर आधारित है। ये बात सच है कि महारानी की घोषणा पत्र ने भारत में लोकतंत्र, मतलब भारत में डेमोक्रेसी को लेके आ गए। ये बात कहना तो गलत होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि इस घोषणा पत्र ने कहीं ना कहीं एक बीज निहित था, एक सीड था, एक नींव का पत्थर था, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही है कि हम रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को, इक्वलिटी को, समानता को, रिलीजियस फ्रीडम को, धार्मिक स्वतंत्रता को और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार को महत्व देते हैं। सरकार इस बात को क्या कर रही है, एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही है। और इसने क्या किया, भारतीयों में अधिकारों के प्रति, समानता के सिद्धांत के प्रति, कानून के शासन के प्रति एक प्रकार की चेतना विकसित कर दी। और भारतीय जनमानस की यही चेतना भारतीय संविधान के विकास में रिफ्लेक्ट होगी, प्रतिबिंबित होगी। तो एक घटना तो आप समझ गए। दूसरी चीज, अधिनियमों में ये मुझे लग रहा है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हर घटना को विस्तार से नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको मैं आंसर राइटिंग जब बताऊंगा तो सिखाऊंगा कि अलग अलग जगहों से जो चीजें हमने सीखी हैं तो कैसे उसके पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स को जोड़ के बेहतर आंसर राइटिंग की जाती है। देखो, अब इसी दिशा में मैंने कहा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 का अधिनियम आता है, एक्ट ऑफ 1858 आता है। ये किस पे बेस्ड है, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन पर बेस्ड है। 1 नवंबर 1858 को जो महारानी का घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा गया था उसी पे बेस्ड था। अच्छा देखो, अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन है। आपने लोगों के अंदर अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया। तो उम्मीदों को बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, इंडियन मासेस का, भारतीय जनमानस का आउटलुक क्या होगा, इनका आउटलुक होगा दिल मांगे मोर। और दिल मांगे मोर का मतलब क्या है, दिल मांगे मोर का मतलब क्या है कि जितना आपने छूट दिया, जितने अधिकारों की बात की, जो समानता की बात की, उससे ज्यादा छूट या उन अधिकार या उन समानताओं को व्यवहारिक धरातल पे अमली जामा पहनाने की मांग, तो इंडियन मासेस की मांग बढ़ती जाएगी। तो कुछ समय बाद, चूंकि 57 का विद्रोह अंग्रेजी सरकार देख चुकी थी, तो उसने कहा अब हमें भारतीयों के अलग अलग वर्गों को अपीस करने की जरूरत है, तुष्ट करने की जरूरत है। और भारतीयों की ये मांग तो उठ ही रही थी कि भाई हमें क्या चाहिए, प्रशासन में भागीदारी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये मांग उठ रही थी। तो फिर ऐसी दशा में गवर्नमेंट को ये बड़ा ही सेफ लगा कि अगर इंडियन पार्टिसिपेशन, भारतीय भागीदारी प्रशासन में है, इस बात को हम इंश्योर कर देंगे तो काफी हद तक जनमानस में असंतोष की भावना को कम किया जा सकता है, भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थायी बनाया जा सकता है। और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक खास घोषणा की। और वो घोषणा क्या थी, वो घोषणा थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधायी परिषद हैं, उनके निर्माण की घोषणा की। जैसा आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव
बहुत पावरफुल था, सारी की सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में सेंटर्ड थी, कार्यपालिका के हाथ में। जैसे गवर्नर जनरल बॉस था, एग्जीक्यूटिव बॉस था, धीरे धीरे लेजिस्लेशन में भी गवर्नर जनरल का रोल कितना प्रभावी था, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। तो अब इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन में हम क्या करेंगे, काउंसिल्स में जैसे ब्रिटिश मेंबर्स के साथ साथ इंडियन मेंबर्स, इस तरह क्या हम एक स्ट्रक्चर लाएंगे, उसमें भारतीय सदस्यों को भागीदारी देंगे, यानी सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात की गई। तो देखो काउंसिल एक्ट, एक वर्ड आता है काउंसिल एक्ट, तो जहां भी काउंसिल एक्ट आ जाए तो काउंसिल एक्ट का मतलब ही है, परिषद अधिनियम का मतलब ही है कि परिषदों की पुनर्स्थापना। परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम में क्या होगा कि जो परिषदें हैं, काउंसिल्स हैं, जैसे मान लो एक गवर्नर जनरल हो गया, तो ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल को क्या करना, काउंसिल का आकार बड़ा करना। जब हम काउंसिल के आकार को बड़ा करने की बात करेंगे, इसका मतलब इस काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, सदस्यों की संख्या बढ़ाना। दूसरी चीज, आकार बड़ा करना, सदस्यों की संख्या बढ़ाना, साथ ही साथ इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल करना और धीरे धीरे भारतीय सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाना। इसी उद्देश्य से परिषद अधिनियम लाए गए। अब सवाल क्या है कि जो पहला परिषद अधिनियम है जो आप पढ़ते हो वो है आईसीए 1861। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब मैं प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को अलग से आपको पढ़ाऊंगा। आईसीए 1861, अभी हम केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ ले रहे हैं जिससे हम मेंस के कॉन्सेप्ट में जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो आईसीए 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखो क्या है, सरकार ने घोषणा क्या की यहाँ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद जो है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, इनका पुनर्गठन किया जाएगा, इनका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाएं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विधान परिषदें, इनका क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाएगा, रीऑर्गेनाइज करने का मतलब फिर इनका आकार, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाएगा कि गवर्नर जनरल यहां गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है। गैर सरकारी सदस्यों में कहने का मतलब क्या है, भारतीय भी आ जाएंगे। तो ये इंडियन पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर करने जा रहे हैं, इस दिशा में की गई एक घोषणा थी। और इससे भारतीयों को यह बात समझ में आई कि भारत में जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो शासन व्यवस्था को संचालित करने में अभी तक सब कुछ किसके हाथ में था, कार्यपालिका के हाथ में था। इसी को हम कहते हैं एक्सेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण होना। अब भारतीयों को यह बात समझ में आई कि केवल कार्यपालिका नहीं बल्कि शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था और किसके माध्यम से चलता है, तो कार्यपालिका के अलावा जो विधायी संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से भी प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव भी जरूरी है, तभी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सकती है। तो देखो, सरकार ने यह घोषणा तो की, कुछ भारतीय सदस्यों का परिषद में नामांकन भी किया, लेकिन यह सब कुछ एक तरह का दिखावा था, आडंबर था। इतना होने मात्र से, इतनी कम संख्या थी भारतीयों की, उनकी भूमिका इतनी सीमित थी कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन भूमिका चाहे जितनी सीमित हो, यह सच्चाई है कि विधायी मंच पर, कानून निर्माण के मंच पर भारतीयों की उपस्थिति थी। यह उनके लिए एक अचीवमेंट है। हालांकि यह उपस्थिति उतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन कानून निर्माण के मंच पर उनकी उपस्थिति थी। उनके अधिकार बड़े ही सीमित थे, प्रस्ताव, बहस, नियम हर जगह है ना, उन पे तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन वो बैठ के देख तो सकते थे कि विधायी प्रक्रियाओं में प्रस्ताव, बहस, नियम, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
कानून कैसे बनता है ये बात भी इंडियंस सीख सकते थे। यानी पहले उनको लगता था रूल ऑफ लॉ, क्वीन विक्टोरिया ने कह दिया रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ तो एक डिक्लेरेशन जैसी चीज है, घोषणा जैसी चीज है। अब उनको लगा नहीं, रूल ऑफ लॉ तो एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर प्रस्ताव, बहस और नियम से चलता है। तो इनकी भूमिका चाहे जितनी सीमित हो, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारतीयों को मंच पे जगह दे दी। और जब उनको मंच पे जगह मिल गई तो उन संसदीय प्रक्रियाओं से वो फेमिलियर होना शुरू हुए। उनको लगा यार शासन प्रशासन सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, ये तो लेजिस्लेटिव का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, उनको ये एहसास होगा कि हमारी भूमिका यहां कम है, हमारे अधिकार यहां पे क्या है, सीमित है। तो देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाने से कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। आईसीए 1861 आ जाने के बाद भी एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, अत्यधिक कार्यपालिका का नियंत्रण बना रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ जाने के बाद जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायी संस्था है, ये एक अलग यूनिट के रूप में, एक अलग इकाई के रूप में उभरी। लोगों की जागरूकता बढ़ी, सिस्टम में चेक एंड बैलेंसेस कितने जरूरी होते हैं, अवरोध और संतुलन कितने जरूरी होते हैं, लोगों ने इस बात को समझा। तो जागरूकता तो आई, अपेक्षाएं आई, और जब उनको आपने जो प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको मंच पे ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप उनको मंच पे लाके उचित सम्मान और उचित जगह नहीं दोगे तो असंतोष का होना लाजमी है, स्वाभाविक है, और उस असंतोष का प्रस्फुटन भी स्वाभाविक है। आउटबर्स्ट ऑफ दैट डिससेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ वेरी नेचुरल थिंग। तो ऐसा होगा, और इसी बीच कुछ घटनाएं घट जाती हैं। आईसी 1861 आने के बाद लगातार भारत में जो विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, वो लगातार एक राष्ट्रीय दल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इसी बीच 1885 में, 1885 में भारतीय राजनेताओं को एक अखिल भारतीय मंच, अखिल भारतीय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में सफलता हासिल हो जाती है। और चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया पहला राजनीतिक संगठन था, तो इसका महत्व तो है ही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सिनोनिमस भी था इंडियन नेशनल मूवमेंट के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी और यह राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी थी, तो यह राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी इंडियंस के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड तो करेगी ही। यह राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी भारतीयों की राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डिमांड तो करेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वही करना शुरू कर दिया कि भारतीयों को राजनीतिक सहभागिता मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। तो यहां से मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग यहां से शुरू करती है। तो उस मांग का भी एक इंपैक्ट रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक दूसरा अधिनियम लेके आती है जिसे हम आईसीए 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जानते हैं। यहां क्या होगा, नाम ही है इसका काउंसिल एक्ट, यानी यहां पे फिर से क्या किया जाएगा, जो काउंसिल्स हैं, इनको, परिषदें जो हैं, इनको क्या किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। परिषदों को पुनर्संगठित या रीऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, परिषदों का आकार बढ़ाना, उसमें भारतीय सदस्यों की सहभागिता को बढ़ाना, और साथ ही साथ भारतीय सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करना, यही होगा। ये रहा, भारतीयों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करना है। यानी कि अब क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम से एक नई शुरुआत हुई, और वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली। अब देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली क्या है, यानी अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊं कि जैसे परिषदों में, काउंसिल्स में, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं,
बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ऐसे देखो, मान लेते हैं कि ये परिषद है, काउंसिल्स हैं, काउंसिल्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि वो वहाँ पे इंडियन मेंबर्स को, भारतीय सदस्यों को, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं गैर सरकारी सदस्यों को क्या कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था, नामांकित कर सकता था। यह एक बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा, यहाँ पे नामांकित कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल। अब यहाँ एक नई चीज शामिल की जाएगी कि गवर्नर जनरल नामांकित तो करेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ नेम्स यहां दिया जाएगा, एक लिस्ट दी जाएगी गवर्नर जनरल को, और इस लिस्ट में जो नाम है कि कौन लोग वहां नामांकित किए जाएंगे, इस लिस्ट में जो नाम है उस नाम की सिफारिश कौन करेगा, तो उस नाम की सिफारिश लोकल बोर्ड्स कर सकते हैं, स्थानीय निकाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ये सारे डेवलपमेंट पहले हो चुके हैं, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं, या फिर ट्रेड बॉडीज कर सकती हैं। ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाई गई कि यानी कि जो व्यापारिक निकाय हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, ट्रेड कॉरपोरेशंस हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, भारतीय विश्वविद्यालय हैं, या जो लोकल बोर्ड्स हैं, स्थानीय निकाय, वो लोग एक तरह से कुछ नेम्स रिकमेंड करेंगे और उस नाम में से गवर्नर जनरल कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। तो एक तरह से इसी को नाम दिया गया निर्वाचन। हालांकि निर्वाचन की ये व्यवस्था क्या है, निर्वाचन की ये व्यवस्था प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है, यह बहुत ही सीमित व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में हम कह सकते हैं कि यहां आपके पास रिलैक्सेशंस ज्यादा हैं। तो छूट देने के नाम पे छूट हमें इतनी मिली कि नॉमिनेट अभी भी गवर्नर जनरल करेगा, लेकिन वो जिन सदस्यों को नॉमिनेट करेगा उसके लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसके सामने आएगी, और उस लिस्ट में जो नाम होंगे वो सजेस्ट करेंगी ये बॉडीज। तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि देखिए, हमने आपके जनमत को या पब्लिक ओपिनियन को जगह दी, और उस पब्लिक ओपिनियन को, जनमत को रिफ्लेक्ट करते हुए परिषद में हमने भारतीय सदस्यों को स्थान दिया। इसके अलावा सदस्यों को बजट पर चर्चा का भी अधिकार दिया गया। हालांकि अधिकार सीमित था। सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी पहले जो सदस्य इस काउंसिल में मंच पर आ तो गए थे, लेकिन वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। अब वो प्रश्न भी पूछ सकते थे, अब बजट पर चर्चा भी कर सकते थे। तो इसने एक नई संवैधानिक सोच का विकास किया कि भाई, रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा प्रतिनिधित्व होगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व होगा, तभी हम सरकार को लोकल लेवल पे टैक्सेस देंगे, कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को अमेरिका में प्रचलित वो जो प्रसिद्ध नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उसका मतलब समझ में आने लगा। लोगों को ये समझ में आने लगा कि सरकार जो भी काम कर रही है, जनता के पास ये अधिकार है कि वो सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, क्लैरिफिकेशन मांगे। जो लूप होल्स हैं प्रशासन में, उसको ठीक करने के लिए सरकार को ओपिनियंस भी दे, सुझाव भी दे, सरकार से सवाल भी करे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे भारतीयों में लोकतांत्रिक चेतना का विकास हो रहा था। हालांकि ये जो दोनों काउंसिल एक्ट मैंने बताए, ICA 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और ICA 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इससे मिले हुए अधिकार बहुत सीमित थे, शक्तियां बहुत सीमित थी, प्रतिनिधित्व बहुत ही सीमित था, लिमिटेड था, नाम मात्र का था। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया, संवैधानिक रूप से जागरूक किया। यानी इन दो ICA 1861 और ICA 1892 ने भारतीयों में संवैधानिक जागरूकता, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस का विकास किया। और संवैधानिक जागरूकता का सीधा सा मतलब है कि पहले जो भारतीय जनता थी वो शासित जनता थी, रूल्ड पीपल थे, शोषित जनता थी, एक्सप्लॉइटेड पीपल थे। लेकिन अब ये जनता प्रश्न पूछने वाली जनता बन गई, प्रश्न पूछने वाली जनता बन गई,
बहस करने वाली जनता बन गई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और जर्नी है जो हमने कवर किया। तो ये बात आपको समझनी है कि 1861 ने 1898 ने, ऐसा नहीं कि इसने भारत को संविधान दे दिया या लोकतंत्र दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों की अपेक्षाओं को, जागरूकता को, संवैधानिक जागरूकता को बढ़ाया। भारतीयों को अधिकार का मतलब समझ में आने लगा, भारतीयों को प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब समझ में आने लगा, भारतीयों को संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं, ये सारी बातें समझ में आने लगी। तो हाँ, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके बाद कुछ और अधिनियम हैं जिनका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा भारतीय संविधान के विकास पे, जैसे 1909 का अधिनियम, जिसको हम मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909। दूसरा एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम, और एक और अधिनियम है जो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इन अधिनियमों का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब एक्ट ऑफ 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखो, एक तरफ तो 1857 के बाद 1858 के एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को तरह तरह की रियायत, छूट या इंडियन पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीयों की प्रशासन में, राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित किया। लेकिन उन्होंने देखा यार ये जागरूकता कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, लोग दिल मांगे मोर, कुछ ज्यादा ही इनका दिल मांगने लगा है, और इससे तो ये क्या हो जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे, और एनलाइटेंड हो जाएंगे तो भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व ही मुश्किल में पड़ जाएगा। तो फिर एक घटना होती है, वो होती है बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन भारतीयों के एकता को तोड़ने की एक प्रकार से साजिश थी कि हिंदू मुस्लिम रिफ्ट पैदा कर दिया जाए और भारत के लोग रिलीजियसली डिवाइड हो जाएंगे। और विक्टोरिया ने क्या कहा था 1858 में, ठीक है, कि हम सभी धर्मों के साथ एक साथ भेदभाव नहीं करेंगे, एक समान ट्रीट करेंगे। लेकिन चीजें बदल रही हैं। फिर यहाँ एक आंदोलन भी होता है 1905-06 से लेकर 07-08 तक, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1907 में सूरत स्प्लिट, सूरत फूट भी होती, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, अतिवादी जो हैं, इनका ब्रूटल सप्रेशन होता है, कठोर दमन होता है ब्रिटिश शासन द्वारा। और ब्रिटिश शासन जब इनका ब्रूटल सप्रेशन करती है, कठोर दमन करती है, तो इस दमन के परिणाम स्वरूप यही शाखा जो है यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ जाती है। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म यहाँ पे आता है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म का दमन किया गया, फोर्सफुल सप्रेशन किया गया, तो इसका परिणाम था। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक यूज किया। कैरेट यूज किया मॉडरेट्स के लिए और स्टिक यूज किया एक्सट्रीमिस्ट के लिए। और मॉडरेट्स को एक वादा भी किया, झूठा वादा किया। मॉडरेट्स को ये कहा, उदारवादियों को ये कहा कि हम जल्दी एक सुधार ला रहे हैं, लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म है ये, और इस सुधार से आपकी जितनी पेंडिंग डिमांड्स हैं, जितनी भी आपकी लंबित मांगे हैं, पेंडिंग डिमांड्स हैं, वो सारी की सारी पेंडिंग डिमांड्स अकॉम्प्लिश हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, ब्रिटिश सरकार ने कहा। तो मॉडरेट्स तो इस भुलावे में आ गए कि भाई हमारी अब तक की 1885 से 1909 तक पूरा जो मॉडरेट फेज है, इस फेज में अब तक हमने जितनी मांगे की हैं, सारी की सारी मांगे हमारी क्या हो जाएंगी, अकॉम्प्लिश हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट्स का तेवर अलग था, तो उनको फोर्सफुली सप्रेस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहीं पे लेके आती है मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स या मॉर्ले-मिंटो सुधार। अब देखो क्या है इस रिफॉर्म में, क्या होगा, फिर से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, केंद्रीय विधायी परिषदें और प्रांतीय विधायी परिषदें, इनका आकार बढ़ा दिया जाएगा और इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये हर बार होता है। 1861 के बाद 1892 में होगा, 1909 में होगा, 1919 में स्ट्रक्चर चेंज होगा, आकार, संख्या 35। तो ये ऐसा होता है। तो क्या किया गया, यहाँ पे
भारतीय आकार बढ़ा दिया गया और भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, और यहाँ पे निर्वाचित सदस्य जो थे, इलेक्टेड मेंबर्स, इनकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। यानी एक तरह से ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि हमने भारतीय भागीदारी को इंश्योर किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब इलेक्टेड मेंबर्स की बात की जा रही है, यानी कि चुनाव की भी बात की गई है ना, कि नॉमिनेशन नहीं चुनाव भी है। हालांकि इस चुनाव की अपनी लिमिटेशंस है। इसके अलावा 1909 के अधिनियम से एक और चीज इंट्रोड्यूस करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वो क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल। आपने जीएस में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसको टीथ ऑफ कॉम्युनल ड्रैगन भी कहते हैं, तो 1909 में ये लेके आए। उनका ये कहना था कि चूंकि हमने 1858 में ही ये वादा किया था कि हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। तो भारत में चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, तो मुस्लिम्स के लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम्स ला रहे हैं ताकि इनके राइट्स को, इनके अधिकारों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सके। तर्क ये था। लेकिन इस मोमेंट पे भारतीयों को समझ में आया कि अगर धर्म आधारित निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल इलेक्टोरेट्स जैसी चीजों को प्रमोट किया जाएगा तो इससे भारतीय एकता कमजोर होगी, और भारतीय एकता के कमजोर होने से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा, और जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा तो इससे अंग्रेज हम जिन राइट्स की, जिन पॉलिटिकल रिलैक्सेशंस की, राजनीतिक छूटों की मांग कर रहे हैं, वो राजनीतिक छूट हमें नहीं देंगे। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अगर कम्युनल बेस है, राजनीतिक निर्वाचन का अगर सामुदायिक आधार है, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही वीक कर देगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कमजोर कर देगा। ये बात लोगों को समझ में आई। तो 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने, या इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम ने भी तो लोगों को जागरूक किया। लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस, संवैधानिक जागरूकता को बढ़ाया। लोग ये समझने लगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कम्युनल बेस नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो हमारी सिस्टम क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और यही रीजन चला कि आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, तो धर्म आधारित निर्वाचन की जो प्रणाली है, इसको हमने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंसेस ने ही हमें यह सिखाया। 1909 में जो लेजिस्लेटिव डिस्कशंस होती थी, अब वहां पे छूट हमारे पास और भी ज्यादा थी। तो बहसों में जब हमें ज्यादा छूट मिलेगी, यानी तर्क और आलोचना के लिए जब हमें ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो हम जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसको ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा फंक्शन करने वाला बना सकते हैं। तो ये बात भी संविधान निर्माताओं को समझ में आई कि तर्क, आलोचना और बहस को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जन्म देना बहुत जरूरी है, और संविधान में इस बात की पूरी स्पेस दी गई है। जैसे अगर आप लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, अक्सर टेलीविजन पे इनके डिबेट्स आते रहते हैं। हालांकि कभी कभी हमारे राजनेता कुर्सी टेबल भी एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं, लेकिन वहां पे तर्क, आलोचना और बहस को पर्याप्त स्थान दिया गया है। तो ये बात हमें समझनी है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम कहाँ सीख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो विकसित घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं से हम ये चीजें सीख रहे हैं। फिर 1909 के बाद घटनाएं बदलती हैं, और कुछ और घटनाक्रम है यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये जो सूरत स्प्लिट हुआ है 1916 में, लखनऊ पैक्ट हो जाता है, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट साथ आ जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, ये दोनों भी कुछ मुद्दों पे आपस में सहमत होते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, 16 के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक होम रूल लीग मूवमेंट जैसी भी एक घटना हम देखते हैं, HRL मूवमेंट भी दिखते हैं, राउलेट एक्ट भी हम देखते हैं। राउलेट एक्ट से जालियांवाला मैसेकर वाली भी घटना होती है। गांधी के अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, चंपारण, अहमदाबाद, काकरा, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और फिर उसके बाद राउलेट एक्ट तो यहाँ पे है ही है ना।
राउलेट एक्ट, जालियांवाला मैसेकर, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो तमाम इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अब ऐसी स्थितियां बन गई थी कि तमाम इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे थे। अब 1919 का एक्ट इसी सिचुएशन में लाया जाता है, इन्हीं परिदृश्यों में लाया जाता है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन मजबूती पकड़ रहा था और इसी दौर में हम क्या कर रहे हैं, 1919 का अधिनियम लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन मजबूती पकड़ रहा है, 1919 का अधिनियम आ रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एक और खास बात है, प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और लोगों की होम रूल की डिमांड थी। तो अब ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि हम भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे। सरकार ने एक्सेप्ट किया कि सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, मासेस के लिए है, जनता के लिए है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, यानी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति, शासक के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति। तो इस तरह का विचार आता है। अब उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे की जाएगी, तो सरकार ने घोषणा की, कहा कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोविंसेस हैं या प्रांत हैं वहां पे डायआर्की या द्वैध शासन लेके आएंगे, इससे उत्तरदायी सरकार आएगी। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट तो कॉलोनियल गवर्नमेंट भी होती है। द्वैध सरकार कह के इन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची, दो सूचियां बना दी और आरक्षित सूची वाला मामला फिर से गवर्नर जनरल के पास ले जाके रिजर्व कर दिया। यानी कि डायआर्की की बात करके, उत्तरदायी सरकार की बात करके, ट्रांसफर्ड और रिजर्व की बात करके, ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो भी शक्तियां होंगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके हाथ में होंगी, और रिजर्व किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास। और सारे महत्वपूर्ण मामले कहां ले आके रख लिए, रिजर्व में आके रख लिए, है ना। तो देखो, लोगों को बाद में लगा कि हमारे साथ ही चीट हुआ है, लेकिन फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, या फिर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का विभाजन कितना जरूरी है, या फिर मान लो कि सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सब्जेक्ट को कहां होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस, ये जागरूकता लोगों में आई। तो कहीं ना कहीं 1919 का एक्ट जो था उसने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा ही दिया। और पहले जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधित्व जो चुने हुए थे, उनको जो अधिकार थे बजट पे डिस्कशंस के, प्रश्न पूछने के, तमाम वो सारे अधिकारों में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। यानी 1919 के अधिनियम से आपको आलोचना के लिए ज्यादा जगह मिली, आपको डिसेंट और सहमति व्यक्त करने के लिए ज्यादा जगह मिली, है ना। और ये बात लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, इस पर नियंत्रण का साधन क्या है, लेजिस्लेटिव, विधायिका, है ना। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही थी। तो ये सारी चीजें हुई। तो देखो 1919 का अधिनियम, देखो क्या होता है, जब हम किसी भी फील्ड में, किसी जर्नी में होते हैं, तो हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें केवल सक्सेस नहीं आता है, उसमें फेलियर्स भी आते हैं। क्योंकि एक आदमी के जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलता ही हो, सफलता और असफलता दोनों हो सकती है। हो सकता है आप अपने एकेडमिक्स में बहुत सफल रहे हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में बहुत सफल नहीं रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में बहुत सफल रहे हो, लेकिन एकेडमिक्स में और प्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हो। तो सफलता और असफलता, इन दोनों का संयोजन ही हमारी जीवन यात्रा है। तो हम दोनों ही चीज़ों से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम सिर्फ अपनी सफलताओं से सीखते हैं, हम अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं। हमें अगर कोई उपलब्धि मिलती है, वहाँ क्या कमी रह गई है, इस बात को हम समझते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये हमें तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक बना रहे थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935।
यानी यहां तक आते आते ये बात समझ में आ चुकी है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल बहुसांस्कृतिक देश है, डाइवर्स नेशन है, विविध देश है, और यहां पे उस विविधता को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस पे विचार चलने लगा है। और इसकी पृष्ठभूमि हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी कि 1919 के बाद 10 इयर्स के बाद उसका रिव्यू होना था। 2 साल पहले साइमन कमीशन बन गया, फिर साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उस पे लंदन में बहस हुआ, जिसे हम गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ऐसी 3 बहसें हुई, 3 डिस्कशंस हुए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, और फिर उन्हीं का जो आउटकम था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहां पर आते आते जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा, इस संघीय ढांचा की एक स्पष्ट अवधारणा बन गई, संघीय ढांचा की एक स्पष्ट अवधारणा बन गई, यानी कि केंद्र और राज्य, फेडरल, प्रोविंस, कनकरेंट, इस तरह के लिस्ट की बात की गई। और भारत जैसे देश के लिए, डाइवर्स नेशन के लिए संघवाद जैसा ढांचा जरूरी है, ये बात लोगों को समझ में आने लगा था। लेकिन 1919 के एक्ट में जो डाइआर्की का प्रोविजन था उसको लगातार लोगों ने आलोचना की, तो अब 35 के अधिनियम से डाइआर्की का अंत कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो खत्म कर दिया गया, डाइआर्की प्रोविंसेस में खत्म हो गया। तो डाइआर्की जो थी द्वैत शासन प्रोविंसेस में, इसको खत्म कर दिया गया। इस पे बेस्ड इलेक्शंस हुए 19, फिर इलेक्शंस के बाद सरकार भी बनी, और 1937 से 1939 ये जो दौर था, लगभग 2 वर्षों का जो समय काल था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया या भारतीय मंत्रिमंडल जो थे, इन लोगों ने शासन किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 1937 से 1939 के दौर में भारतीयों ने पहली बार वास्तविक प्रशासन चलाया। यानी अभी तक क्या होता था, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा होता था और आपको को पैसेंजर जो पैसेंजर सीट है उस पे आप थे, सामने वाला बताता था कार ऐसे ड्राइव होती है। पहली बार ड्राइविंग सीट पे आप बैठे 1937 से 1939 में, तो भारतीयों को उस वास्तविक प्रशासन का अनुभव भी मिला। अच्छा, अब उस अनुभव का एक, कह सकते हो कि नहीं, उस अनुभव का एक इम्पैक्ट होगा कि नहीं हमारे संविधान निर्माण पे? ऑब्वियस है, होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, विधिक शासन, इस दिशा में हमने कदम उठाया। आपको पता है 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट का भी प्रावधान था, तो ये भी बड़ा जरूरी है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब जरूरी है। तो 1935 का अधिनियम आते आते, है ना, हम ये बात समझ चुके थे। 1937-1939 के बीच में 2 साल जो हमने सरकार चलाया, अब पता ही है मंत्रिमंडलों ने रिजाइन क्यों दे दिया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और तमाम ऐसी घटनाएं जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से समझते हैं। हम ये बात समझ चुके थे कि भारत के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप का हम सपना देख रहे हैं वो सिर्फ भारतीय ही बना सकते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा हमने अंग्रेजों को दे दिया तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके पहले 1858 से लगातार हमने देखा कि अंग्रेज हमारे साथ झूठे वादे करते चले जा रहे थे। वो सुधार तो कर रहे थे, बट वो सारे के सारे सुधार फॉल्स इंप्रेशंस की तरह थे, जो हमें प्रतीत करवाते थे कि देखो भाई सुधार हो गया, लेकिन वास्तविक सुधार नहीं हो रहा था। तो 1935 के एक्ट ने डेमोक्रेसी ला दी या हमें आज़ादी दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने ये बात तो स्पष्ट कर दी कि भारतीयों की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि जो असली संविधान है वो भारतीय ही तैयार कर सकते हैं, है ना। तो लोकतंत्र क्या है, क्या नहीं है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय ही बनाए, ये सारी बातें भारतीयों के मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में पूरी तरह से स्थापित हो गई। तो अब आप बात समझे कि जो हमारे अनुभव हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उन अनुभवों से मिली सीख को हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाने में उपयोग करेंगे। तो भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये जो अधिनियम बने हैं, इन अधिनियमों ने भी भारतीय संविधान के विकास पे महत्वपूर्ण, इनका अधिनियमों का भारतीय संविधान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1937 के बाद 1939 वो अगस्त ऑफर, लेन लिथगो ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, है ना,
तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने प्रभाव डाला, उनको हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की जो क्लास थी वो इंटीग्रेटेड थी। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की घटनाएं और पॉलिटी में कुछ बेसिक चीज़ों को हमें कनेक्ट करके समझना है, वो हमने ओपन लेक्चर के माध्यम से समझा। ऐसी क्लासेस आपके आइडियाज़ को डायनेमिक बनाती हैं और आपके अंदर आंसर राइटिंग का नेचुरल इनहेरेंट टैलेंट और कैपेबिलिटी डेवलप करती हैं। तो कई बार हम इस फॉल्स कॉन्शियसनेस का शिकार होते हैं कि हम टेस्ट सीरीज करेंगे, कॉपी कलम पकड़ लेंगे तो अच्छा आंसर लिख देंगे। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। जब तक आप के आइडियाज़ एनरिच नहीं होंगे, टॉपिक्स नहीं समझोगे, इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं करोगे, तो वो स्टेज लाना बहुत मुश्किल है। और सच मानो तो ये जो दौड़ है, ये जो रेस है जिसमें इतने सारे एस्पायरेंट्स भाग रहे हैं, जिसमें आप अपना महत्वपूर्ण संसाधन, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, अपनी उम्र खर्च कर रहे हो, तो यात्रा शुरू करने से पहले अपनी यात्रा को प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम वो प्लान करते हैं, जब वो रोड मैप तैयार करते हैं, तो ख़ास तौर से यूपीएससी परीक्षा में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पार्ट को समझें और फिर प्रीलिम्स के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को जानें। कॉन्सेप्ट पार्ट को समझने के बाद हम मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीलिम्स के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को समझने के बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो देखो, सेकेंड स्टेज में जब आप प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशंस रखोगे तो वहां पे कई बार प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ लिया है, वो भी उसमें आ जाएगा। प्लस आप प्रीलिम्स वाला एरिया मल्टीपल रिविजन्स में लाओगे। तो इस तरह की क्लासेस से जो कोर पॉइंट्स हैं उनका नोट्स आप बना सकते हैं। मैंने जितनी बातें बताई इनको 150 वर्ड में, 120 वर्ड या 100 वर्ड में या 50 वर्ड में भी समराइज करवा सकता हूँ, और वो मैं करवाऊंगा जब मैं ये पूरा टॉपिक फिनिश करूंगा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए चैनल मैंने बता दिया, आप वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो दूसरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने डिटेल्स बताया क्लासेस में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली जो हमारी वीडियो होगी, एपिसोड 5 होगा होपफुली, तो उसमें फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सेक्शन बी पे ही, और इसमें फिर किसी दूसरे नए डायमेंशन को समझेंगे। तो ऐसे ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें कम से कम 7 to 8 या हो सकता है 10 क्लासेस पे लगे। बट इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, संविधान क्यों बना, कैसे बना, और संविधान की डेफिनेशन वगैरह मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा, संविधान सभा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आप किसी सवाल का जवाब दे सकते हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। लेकिन वो स्टेज लाने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ आपको क्वालिटेटिव लेक्चर्स सुनने ही पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।